कहां गुम होने लगी है खबर? क्या दम तोड़ने लगा है आपका सरोकार? आपकी विचारधारा की मुहिम में खत्म हो रहा है मीडिया का अस्तित्व। हम किसी से समझौता करते नहीं, हम खबर दिखाते हैं बेबाक तरीके से। खबरों के सफर की नई शुरुआत सिर्फ लोकमंच पर। फतेहपुर सीकरी यूपी की सबसे मशहूर जगहों में से एक है। इसे मुगल बादशाह अकबर ने बसाया था। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती और सीकरी महल के लिए मशहूर है। शेख सलीम चिश्ती की दुआ से ही अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद आगरा से खबर मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। सीधे रुख करते हैं अब खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ ने रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिससे कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर उत्सव के रूप में भी मनाया है। रक्तदान उत्सव कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जिला अध्यक्ष अमित पचौरी सहित कार्यकर्ता उपस्थित दिखे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस दौरान कहा है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 7 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी इसको उत्सव के रूप में सेवा भाव के साथ मना रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर ही प्रदेश में जगह जगह सेवा ही संगठन की सद्भावना से रक्तदान का आयोजन किया गया। कि ये जो 7 वर्ष और हमारे 2 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन सेवा ही संगठन के नाम से डेडिकेटेड ये वर्ष होंगे। इसलिए हम कोई उस प्रकार के सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। सेवा ही संगठन का जो अभियान है उसको डेडिकेटेड करते हुए हर उस प्रकार के लोगों को जिस महामारी के संकट में जिनको ज़रूरत है उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर 1 लाख गाँव में और 50,000 यूनिट ब्लड डोनेट करने का संकल्प माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को किया है। खबर आगर से, जहां कुछ दिन पहले नगर से बाइक चोरी की घटना सामने आई थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक राकेश सगर ने निर्देश पर थाना प्रभारी लेडी सिंघम, मुन्नी परिहार और उप निरीक्षक दिलीप सिंह कटारा ने चोरों को पकड़ने के लिए एक टीम भी गठित किया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बाइक चोरी की घटना पर सक्रिय होते हुए पुलिस की यहां पे कार्रवाई देखने को मिली है। 4 आरोपी को इस दौरान पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार किया है। कमल सिंह और इसका एक और साथी दिलीप गुजर, दिलीप पिता राधेश्याम गुजर करकड़िया का। ये दोनों मोटरसाइकिल से और संदिग्ध घूमते हुए दिखे। इनकी भूमिका संदिग्ध दिखी। इसे घेराबंदी कर पुलिस की अथक प्रयास से घेराबंदी कर उसको पकड़ा। उसने भागने का प्रयास किया। ये 2 व्यक्ति थे, एक तो विजेंद्र और एक और इसका साथी दिलीप। इनको घेराबंदी कर पकड़ा। एक भाग गया, दिलीप भाग गया, इसको पकड़ा, विजेंद्र को पकड़ लिया हमने। और क्या कार्रवाई मैडम, क्या कार्रवाई? अपराध पंजीबद्ध हुआ है। उसी दिन जब मोटरसाइकिल गई मुकदमा कायम हो गया था। धारा 379 के तहत 2 प्रकरण पंजीबद्ध हुए और इसको पकड़ा, घेराबंदी कर पूछताछ करा। इससे तो इसने जुर्म करना कबूल किया है। तो अगली बड़ी खबर भी आगर से ही सामने आ रही है। पुलिस ने वाहन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 1 कुंटल
किलो 900 ग्राम अवैध मादक पदार्थ को भी बरामद किया गया। तूफान वाहन के साथ एक आरोपी भी गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आगर से पुलिस ने वाहन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 1 कुंटल 600 किलो 900 ग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया है। पुलिस ने तूफान वाहन के साथ एक आरोपी को कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। खबर बालाघाट से, जहां गुलमोहर फाउंडेशन के अध्यक्ष अनुराग चतुर्मोहता के नेतृत्व में युवा टीम शहर के वार्डों से लेकर गांव की गलियों तक जरूरतमंद और गरीब परिवारों को राहत सामग्री पहुंचाने का काम निस्वार्थ भाव से कर रही है। पिछले लॉकडाउन और अभी के लॉकडाउन में अब तक हजारों जरूरतमंद और गरीब परिवारों तक गुलमोहर फाउंडेशन राशन की किट पहुंचा चुका है और ये क्रम निरंतर जारी रहेगा। जब ये सेकेंड लहर कोरोना की आई तो उसके बाद में हमारे द्वारा लगभग 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इन आम जनमानस के लिए मुहैया कराए गए गुलमोहर फाउंडेशन की तरफ से, और अभी लगातार अनाज वितरण का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। और गाँव में सुबह 8-9 बजे से हमारे लड़के पूरी किट पहनकर अनाज वितरण का काम करते हैं और घर घर जाकर जिनको आवश्यकता है उनको अनाज प्रदान कर रहे हैं। आंकड़े दिए जो कमलनाथ जी ने कहा था कि 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है कोरोना। तो राजधानी के एमपी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 16 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, जिसका खुलासा नाबालिग के गर्भवती होने के बाद पता चला। पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला, 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ युवती के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया था। हालांकि हैरानी की बात यह है कि इस मामले का खुलासा तब हुआ जब युवती गर्भवती हो गई। 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका खुलासा नाबालिग की गर्भवती होने के बाद पता चला। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अक्टूबर माह में ये जहाँ निवास करती है, राजीव नगर स्लम एरिया के पास में, वहाँ पर जहाँ इनका झुग्गी है वहीं पास में एक छोटे से कमरे में एक नाश्ता घर टाइप का एक चलता है। वो उस होटल पे काम करने वाला व्यक्ति साद और सद्दू, उससे इसका परिचय हुआ और ये खाना लेने जाती थी। उसी ड्यूरेशन परिचय का लाभ उठा करके। अगली खबर राजधानी भोपाल से, जहां सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए एक एससीआई अधिकारियों के घर पर छापेमार कार्रवाई की, जिसमें सीबीआई ने एससीआई के 2 अफसरों को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था। कार्रवाई और जांच के दौरान एक क्लर्क के घर से करोड़ों के दस्तावेज भी मिले हैं, जिसमें सीबीआई ने 4 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी भोपाल की ये पूरी खबर, ये पूरा मामला राजधानी भोपाल से, जहां सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए एक एफसीआई अधिकारी के घर में छापे मारने के लिए पहुंचे थे, जिसमें सीबीआई ने एफसीआई के 2 अफसरों को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। तुरंत कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खबर चंदेरी से, जहां युवक ने महिला आईपीएस की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील वीडियो भेजा करता था। देहरादून पुलिस ने आरोपी अमन को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद महिला आईपीएस की फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर अश्लील वीडियो भेजने वाले युवक को देहरादून पुलिस ने चंदेरी में आकर धर दबोचा। फर्जी फेसबुक आईडी बनाने का ये पूरा मामला मध्य
प्रदेश के चंदेरी से। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया जिसका नाम अमन बताया गया। खबरों के अनुसार युवक ने महिला आईपीएस की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर वो लोगों को अश्लील वीडियो भेजवा करता था। देहरादून पुलिस ने आरोपी अमन को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा इस युवक को चंदेरी में गिरफ्तार किया गया। देहरादून सिटी पुलिस ने अमन नाम के लड़के के खिलाफ साइबर एक्ट का, आईटी एक्ट का एक 67-66 बी और 67 आईटी एक्ट का एक प्रकरण में नॉन बेलेबल वारंट सिटी पुलिस देहरादून के मजिस्ट्रेट से प्राप्त किया था। उस सिलसिले में वो अमन नाम के लड़के को पकड़ने आए थे, लेकिन चूंकि उन्होंने पुलिस स्टेशन चंदेरी को इसकी कोई इतला नहीं दी थी और वो बाला बाला उसको लेके जा रहे थे, जो कि सर्वथा नियम के विरुद्ध है और सीआरपीसी के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, इसलिए उनको थाने पर बुलाया गया था। थाने पर उनकी आइडेंटिटी और उनके दस्तावेज परीक्षण करने के बाद उनको जाने दिया गया है। लड़का भी उनके साथ लेके गए। खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से, जहां जिले में ब्लैक फंगस की चपेट में आने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालत खराब होने पर मरीज को रायपुर स्थित एम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में ब्लैक फंगस के कारण एक युवक की मौत का मामला सामने आया। हालत गंभीर होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन युवक को बचाया नहीं जा सका। इलाज के दौरान ही युवक की मृत्यु हो गई। तो अब छत्तीसगढ़ के अंदर भी ब्लैक फंगस अपने पैर पसार रहा है। बलरामपुर में ब्लैक फंगस के कारण एक मौत का मामला सामने आया है। हालत खराब होने के कारण मरीज को रायपुर स्थित एम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन मरीज को नहीं बचाया जा सका। इलाज के दौरान ही युवक की मृत्यु हो गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन में हमारे संवाददाता सोमनाथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ, बलरामपुर के अंदर ब्लैक फंगस के कारण युवक की मौत, ज्यादा जानकारी बताएं। क्या ये युवक कोरोना संक्रमित था या फिर ब्लैक फंगस के बाद ही युवक को भर्ती कराया गया था इलाज के लिए? सोमनाथ जी मैम, बताना चाहूंगा, ये जो आदमी है रामचंद्रपुर ब्लॉक का, इनको 19 मार्च पे वाड्रफनगर गए थे हॉस्पिटल में, वहाँ कोरोना निकला था और आंख में फूलने का वो था, तो वहाँ चेक हुआ। इसके बाद वहाँ से रायपुर एम्स भेज दिया गया। सोमनाथ, इस पूरे मामले में क्या मृतक के परिजनों से आपकी बात हुई है? किसी तरह की कोई जानकारी? कब से ये युवक ब्लैक फंगस से पीड़ित था? ये बुजुर्ग थे 60-65 साल के। ये 19 मई को हॉस्पिटल में मेरे द्वारा भेजा गया था मैम, अपने गाड़ी से। इनके पास गरीब परिवार से थे, गाड़ी नहीं थी। ये कोरोना संक्रमित थे पहले से। जी सोमनाथ, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे शिवपुरी की, जहां गर्भवती महिला के साथ नर्स द्वारा मारपीट करने का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला गर्भवती थी और महिला की डिलीवरी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती भी कराया गया था। महिला को 1.5 घंटे तक किसी ने नहीं देखा। इसके बाद नर्स को 3000 रिश्वत देने के बाद
महिला को इंजेक्शन लगाया गया और बाद में महिला को दर्द भी शुरू होने लगा। बताते चले कि महिला के पति का आरोप है कि बच्चा जिंदा था और बच्चे की ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मौत हो गई। बच्चे को दफनाने गया युवक इसके बाद लौट कर आया तो देखा कि उनकी पत्नी की भी मौत हो चुकी थी। इस मामले पर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने 48 घंटे में कार्रवाई करने की बात कही। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता उत्कर्ष भार्गव जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, पूरा मामला डॉक्टर की लापरवाही कहें या अस्पताल प्रशासन की लापरवाही, जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई है, और ज्यादा जानकारी बताएं उत्कर्ष। मैम मैं बता दूं आपको कि इसमें लापरवाही का साफ तौर पर प्रशासन की और जिला चिकित्सालय की सामने आ रही है। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिनारा पर दंपति पहुंचे थे अपने प्रसूता को लेकर, परंतु डॉक्टरों की लापरवाही के तहत इनकी जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई, प्रसूता और बच्चे की। बिल्कुल उत्कर्ष, परिजनों से आपकी बात हुई है पूरे मामले को लेकर, किसी भी प्रकार की कोई बातचीत? परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि जब हम जिला चिकित्सालय पहुंचे तो नर्स द्वारा मारपीट करने कर दी गई और 3000 रुपए रिश्वत लेने का भी मामला सामने आया। बिल्कुल उत्कर्ष, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हमने अपनी बाइक के लिए पहले भर्ती किया 4 बजे सुबह। भर्ती करने के बाद 1-1.5 घंटे बाद कोई देख रेख नहीं की। जब हमने 3000 रुपये दिया रिश्वत के, उसके बाद में किसको दिया आपने? जयंती यादव को, जो सिस्टम है वो कपड़े पहनते हैं। जब इंजेक्शन लगाने के बाद ज़्यादा दर्द हुआ तो इनने घरवाली की मारपीट की और छोटी साली थी साथ में, उसको धमकाया, बाहर निकाल दिया। मैंने भी कुछ कहने चाहा तो मुझे भी धमका के कहा ले जाइए यहाँ पर कोई बच्चा। आपके द्वारा मुझे इस तरह की बात पता लगी है। मुझे जो मेरे अपने स्टाफ के द्वारा बताया गया था उसमें यह बताया था कि एक महिला आई थी, उनका पति उनके साथ में नहीं था, कोई भी व्यक्ति नहीं था, उनके साथ एक पड़ोस की महिला थी। उसके पश्चात उस महिला को जो है डिलीवर हुई, डिलीवर स्टिल बर्थ थी, यानी शिशु अंदर ही मृत हो चुका था। खबर निवाड़ी से, जहां गांव के राकेश कुशवाहा ने बरगद के पेड़ के ऊपर जाल डाल रखा था जिसके कारण बेजुबान पक्षी मर रहे थे। जब इस बात की सूचना पुलिस अधीक्षक निवाड़ी आलोक सिंह को लगी तो उन्होंने तुरंत एसडीओपी पृथ्वीपुर संतोष को मौके पर भेजा और तुरंत वर्दी ने मानवता दिखाते हुए पक्षियों का विधि विधान से अंतिम संस्कार कराया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ लतीफ अहमद सिद्दीकी जुड़ गए हैं। लतीफ, वर्दी का एक ऐसा भी चेहरा है जहां पर मानवता की मिसाल पेश करते हुए पक्षी का विधि विधान अंतिम संस्कार किया गया है। लतीफ जी, सुरभि मैं बता दूं कि ये मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला है। यहाँ पे कुछ तत्वों द्वारा बरगद के झाड़ पे जाल डाल दिया गया था, जिसको लेकर के वहाँ पे जो पक्षियां बैठते थे वो वहाँ पे फंसे थे। जब गांव के लोगों को ये जानकारी मिली तो पुलिस प्रशासन को उन्होंने जानकारी दिया और पुलिस प्रशासन के पुलिस अधीक्षक ने वहाँ मौके पे अपने डीओपी को भेज करके वहाँ पे जो घटना थी उसको देखते हुए पेड़ पे चढ़ करके उस पक्षियों को नीचे उतारा और जिस तरह से अंतिम संस्कार करने के हिसाब से उन्होंने अंतिम संस्कार उन पक्षियों को किया। जी सुरभि। बिल्कुल लतीफ, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
जयरोन थाने के कोयली ग्राम में पता चला कि कुछ व्यक्तियों द्वारा जाल लगाकर पशु पक्षियों को पकड़ के उनकी तस्करी की जाती है। ऐसी सूचना पर से जैसे पुलिस वहां पहुंची तो जाल वगैरह देखा, जाल में कुछ पक्षी मरे हुए थे। मगर उसके बाद ये सब जब्ती वगैरह की कार्रवाई करके और अग्रिम कार्रवाई के लिए फॉरेस्ट विभाग को सौंप दिया गया है। शीघ्र कार्रवाई होगी। खबर भोपाल से, जहां पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी कई मांगों को पूरा करने के लिए एक पत्र लिखा है। उन्होंने नौकरी पेशा युवक युवतियों के साथ साथ कला के आधार पर अपना जीवन यापन करने वालों के लिए सरकार से अनुग्रह राशि प्रदान करने की बात कही है। जिसके पास नौकरी नहीं है उन्हें 10,000 की मदद देने की भी उनके द्वारा मांग की गई। साथ ही साथ पीसी शर्मा ने यह भी कहा कि बाबा रामदेव, साध्वी प्रज्ञा और मंत्री उषा ठाकुर जिस तरह से वैक्सीन को लेकर बेमतलब की बयानबाजी कर रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि बीजेपी चाहती है कि ये लोग बिना टीका लगवाए ही अपनी जान दे दें। तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के द्वारा मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा गया। उस पत्र के अंदर कई मांगों को मानने के लिए उनके द्वारा आग्रह भी किया गया है। इस पत्र के दौरान उन्होंने नौकरी पेशा युवक युवतियों के लिए और साथ ही साथ कला के आधार पर अपना जीवन यापन करने वालों के लिए एक अनुग्रह राशि प्रदान करने को लेकर सरकार से अपील की। उनका कहना है कि जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें 10,000 की आर्थिक मदद भी दी जाए। साथ ही साथ पीसी शर्मा का ये भी कहना था कि बाबा रामदेव, साध्वी प्रज्ञा और मंत्री उषा ठाकुर जिस तरह से वैक्सीन को लेकर बेमतलब का बयानबाजी करते हैं उसको देखकर तो मानो ऐसा ही लगता है कि बीजेपी चाहती है कि ये लोग बिना टीका लगवाए ही अपनी जान दे दें। तो टीकाकरण को लेकर जो बयानबाजी बाबा रामदेव के द्वारा देखने को मिली, साध्वी प्रज्ञा बार बार वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके का बेतुका बयान देती हैं, इस पत्र के अंदर उसका भी जिक्र किया गया। हालांकि आंकड़े दिए जो कमलनाथ जी ने कहा था कि 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है कोरोना से मध्य प्रदेश के अंदर। भोपाल के अंदर 5,500 लोगों की जान गई, 5,500 लोगों की जान गई थी 15 दिन के अंदर। ये आंकड़े हमने पेश किए जाकर। हम लोग ज़मीन पर हैं, ज़मीन पे हमने राशन बांटा, जहाँ इंजेक्शन की ज़रूरत हुई इंजेक्शन हुई, जहाँ बेड की ज़रूरत हुई बेड दी। लेकिन बीजेपी फेल हो गई और इसने मध्य प्रदेश के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। बाकी केवल घोषणाएं करते हैं, 1 लाख इसको देंगे, 5 उसको देंगे, लेकिन आज तक 1 पैसा किसी को नहीं दिया। बाजी आपका क्या मुद्दा है? तो गोली चलने की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों का पुलिस बचाव करती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको कि नामजद आरोपी के खिलाफ इस दौरान कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। धारा 144 के बाद भी लगभग 2 दर्जन से ज्यादा की संख्या में अपराधी दोपहर तकरीबन 1 बजे तलवार, डंडा और पिस्टल लेकर तफरी करते हुए नजर आए और पीड़ित के घर को एक बार फिर से अपना निशाना बनाया। पीड़ित का आरोप है कि घर वालों को पुलिस परेशान कर रही है और शराब पीकर घर के अंदर रात को 11 बजे दाखिल होकर गाली गलौज भी करती है। बदमाशों के घर में पत्थरबाजी करते हुए काफ़ी तोड़फोड़ किए गए। घर के अंदर खड़े 4 व्हीलर वाहन में भी काफ़ी तोड़फोड़ करते हुए कार के अंदर रखे 75,000 रुपये भी लूट लिए गए। दहशत फैलाने के लिए आरोपियों के द्वारा लगभग 3 बार फायरिंग भी की गई थी। पुलिस ने सिर्फ इस पूरे मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ ही मामला दर्ज किया गया और पीड़ित पक्ष का ये भी कहना था कि ये जो मामला दर्ज किया गया वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए था। पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक ये भी सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से अपराधी अपराध को अंजाम देकर निकल जाते हैं, क्या पुलिस हाथ पर हाथ धरे यूं ही बैठी रहेगी? पीड़ित पक्ष का कहना है कि तहरीर देने के बावजूद भी कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। कुल 24 आरोपी ने इस घर में तोड़फोड़ मचाई थी, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति के लिए पुलिस वालों ने 2 आरोपियों के खिलाफ ही मामला दर्ज किया गया। सभी आरोपी नामजद थे। पता होने के बावजूद भी
पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने से बचती हुई नजर आई। बदमाशों ने घर में पत्थरबाजी करते हुए काफी तोड़फोड़ मचाई थी। हम उस घर की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब देखिए कि दबंगों का मनोबल किस तरीके बढ़ा हुआ है। पूरी घटना मध्य प्रदेश के रीवा से है। कुल 24 आरोपी इसमें शामिल थे। 24 दबंगों ने तोड़फोड़ मचाया था, तांडव किया था, लेकिन मामला सिर्फ 2 के खिलाफ ही दर्ज किया गया और वो भी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। पीड़ित पक्ष का यह भी आरोप है कि जिन लोगों ने गोली चलाई, जिन लोगों ने तोड़फोड़ मचाया, उन लोगों को पुलिस निरंतर बचाने का प्रयास कर रही है। शायद यही वजह है कि सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ ही मामला दर्ज किया गया। तो खबर होशंगाबाद जिले से, जहां बनखेड़ी तहसील के ग्राम तिंदवाड़ा के अंश पटेल को दोपहर छत से धमाके की आवाज आई, जिसके बाद उन्होंने आवाज आने पर अंश की दादी का कहना है कि रिंकू बलश सुरेश सराठे छत के ऊपर भाग रहा था। जब 2 वर्ष के पास आकर देखा तो अंश के सिर से खून निकल रहा था। तुरंत अंश को डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां अंश के सिर में गोली फंसी हुई थी। जबलपुर के ऑपरेशन के बाद अंश के सर से गोली निकाल ली गई, लेकिन 8 दिन बाद भी पुलिस आरोपी को पकड़ने में असफल रही है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में अज्ञात व्यक्तियों ने एक युवक पर गोली चलाई। युवक के सिर में लगी थी। 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 8 दिन बीत चुके हैं। पुलिस के हाथ आरोपियों से कहीं दूर हैं। खबर इंदौर से, जहां कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से सवाल किया है कि देश के प्रधानमंत्री 19 मई 2021 को गुजरात दौरे पर चक्रवाती तूफान ताउते से नुकसान का जायजा लेकर नुकसान के आंकलन के लिए अहमदाबाद में समीक्षा बैठक करते हैं, जहां उनकी समीक्षा बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्यपाल को आमंत्रित भी किया जाता है, लेकिन गुजरात के किसी भी प्रतिपक्ष नेता को समीक्षा बैठक में नहीं बुलाया जाता है। कि देश के प्रधानमंत्री को देश के जितने भी राज्य हैं उनसे एक समान व्यवहार करना चाहिए, बिना भेदभाव के राजधर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के दौरे पर गए, वहाँ उन्होंने जिस तूफान की समीक्षा बैठक की, वहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री और अधिकारी मौजूद थे उस बैठक में। प्रतिपक्ष नेता और राज्यपाल को गुजरात में नहीं बुलाया गया। इसी तरह उड़ीसा में गए, वहाँ पे भी उन्होंने तूफान के संबंधित समीक्षा बैठक की, वहाँ भी राज्यपाल और प्रतिपक्ष नेता को नहीं बुलाया गया। नवीन पटनायक वहाँ मौजूद थे, मुख्यमंत्री और उनके अधीनस्थ अधिकारी। लेकिन पश्चिम बंगाल में पहुँचकर उन्होंने वहाँ सबसे पहले प्रतिपक्ष नेता और राज्यपाल को बुलाकर उस मीटिंग में बैठाया। इसका साफ मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं, जहाँ उनके मित्रों की सरकार है, वहाँ संविधान के नियम अलग रहते हैं, और जहाँ विरोधी दल की सरकार है वहाँ संविधान के नियम बदल जाते हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।